स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके लिए जो साइंस का चैप्टर लेके आया हूँ उसका जो टाइटल है सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइटल पढ़ के थोड़ा सा तो आप हो गए बोर के भाई ये क्या सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोग को पता ही ये सारी बात है, सोलर एनर्जी ये सब आई नो, पर ये चैप्टर हमारे कोर्स में तो उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। और साथ साथ में कुछ नई जानकारी भी दी आपके टेक्स्ट में, वो भी बताऊंगा। और मैं मेरी तरह से भी आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स और फिगर बताऊंगा। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोला जाएगा। अगर कोई भी हम चीज को हम क्राइटेरिया में रखते हैं भाई अच्छी क्या, तो हम उसके प्लस पॉइंट देखते हैं। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के ऐसे प्लस पॉइंट क्या है, तो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, उसमें से हम जितना भी मतलब एनर्जी मिल रही है वो ज्यादा अमाउंट में मिलनी चाहिए, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। और एक चीज क्या, इजीली वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बी इकोनॉमिकल, वो हमें इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ज्यादा महंगा होगा तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। साथ में ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है पर वो फुलफिल नहीं होता, वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। पर सारे चीजें जैसे इको में नहीं आती वैसे इको फ्रेंडली, इकोनॉमिकल, ये सारे पॉइंट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं आते। हाँ, अगर हम आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। पर अभी हम अगर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें भी अगर हम बात करें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब कि यहाँ पे बहुत ही मिस कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप सर्च भी करोगे ना गूगल पे तो काफी सारे वेबसाइट पे ऐसा शो करेगा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि कोल पेट्रोलियम ऐसे लिखा होगा। ऐसी बात नहीं है। कन्वेंशनल वर्ड का मतलब सोचो, उसका सिर्फ मीनिंग देखो आप। उसका मीनिंग क्या है कि उसका मतलब होता है ट्रेडिशनल या इन जनरल, जो ज्यादा यूज होता है। इन जनरल या जो ट्रेडिशनल में जो यूज होता है उसको बोला जाता है कन्वेंशनल। ठीक है, तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखना है कि सिर्फ नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी क्लियर की हुई है। और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ज्यादातर हम जो यूज करते हैं आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, उसमें ये चीज नहीं होती, इसलिए अभी मैंने इसको साइड में रखा था कि ये पॉइंट कवर होना चाहिए, पर अफसोस नहीं हो पा रहा है। अभी हम बात करें कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो फॉसिल फ्यूल में आपको पता है सबसे बड़े दो कौन महारथी है, एक है कोल और दूसरा है पेट्रोलियम। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जितनी भी एनर्जी सोर्सेज जो यूज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है कोल। सेकेंड हाईएस्ट जो यूज होता है वो होता है हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब कि वाटर। और थर्ड जो यूज होता है हाईएस्ट वो होता है पेट्रोलियम। आप सोच रहे हो इतना सारा पेट्रोलियम, इतना सारा व्हीकल चल रहे फिर भी पेट्रोलियम थर्ड पे। हाँ, क्योंकि व्हीकल से ज्यादा क्या चलता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी सोचो आप, कोई भी मतलब इंडस्ट्री, घर, छोटी सी दुकान से लेके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, हर एक जगह इलेक्ट्रिसिटी है जरूरी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आपके पास थर्मल पावर प्लांट होगा जो कि यूज होता है कोल से, या फिर आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट होगा जो कि वाटर, मूविंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी यूज करके किया जाता है, या फिर उसकी स्टीम से। तो ये तो इसीलिए इसकी वजह से इनका यूज ज्यादा है। पेट्रोलियम जो है उसका भी यूज है पर वो थर्ड नंबर पे एज पर द फैक्ट्स मैं बता रहा हूं। अब फॉसिल फ्यूल जो है वो कोल की बात कर रहा हूं, तो उसमें चार तरह के कोल होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है ब्यूटिमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट। ये पीट को तो पीट देना चाहिए, इतना बैड क्वालिटी का कोल होता है कि उसमें बहुत ही कम कार्बन होता है। जिसमें कार्बन ज्यादा वो अच्छी क्वालिटी का कोल। तो फर्स्ट नंबर वन आता है एंथ्रेसाइट, क्योंकि उसमें 98% से 100% कार्बन होता है, जिसकी वजह से वो पॉल्यूशन नहीं करता और काफी कंप्लीट कंबशन करता है और काफी मतलब एफिशिएंटली वर्क करता है ये एंथ्रेसाइट कोल। पर ये काफी कम अमाउंट में मिलता है, अर्थ पे जो मिलते हैं कोल उसमें सबसे कम अमाउंट में मिलता है और महंगा भी है। तो ये जो है वो इंडस्ट्री में यूज, कॉमर्शियली यूज नहीं होता। कॉमर्शियली ज्यादातर ये दो यूज होते हैं, ब्यूटिमिनियस और लिग्नाइट। और ये जो है इसमें आपको ग्रेटर देन 70% मिलेगा। ठीक है, जो कार्बन की अमाउंट, और इसमें 50 to 70% के अराउंड मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आप मैंने बात की हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो कोल इसमें से यूज होता है, तो उससे स्मोक तो प्रोड्यूस होगा ही, पर साथ में हमें एनर्जी भी मिल रही है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं, जो कि कन्वेंशनल में आ गया। ओके, अब ये कन्वेंशनल में आ गया, इसका मैंने टाइप बता दिया। पेट्रोलियम में तो आपको पता है सारे कौन से है, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ये सब बहुत सारे वैसे। तो ये सब जो ज्यादातर यूज होते हैं उनके नाम बताए मैंने। हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसका भी यूज होता है, पर इससे
कम, मैंने बोला ना सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, कोल का। इसलिए हाइड्रो पावर प्लांट यूज करने में पॉल्यूशन तो नहीं होता, पर वो एक यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है हमारे पास। और ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो हम पानी यूज करते हैं तो वो पानी वहां पे वेस्ट होता है। क्या होता है, वाटर वहां पे काफी अमाउंट में वेस्ट होता है। और यहाँ पे हमें पता है कि हमारे अर्थ पे काफी सारी ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे उनके पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। अब कोई ना कोई चीज में कोई ना कोई ड्रॉबैक तो रहेगा ही। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही ये चीज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक दिया है कि इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो हमने ये 21st सेंचुरी में स्पेशली ये इंप्रूव किया है टेक्नोलॉजी की मदद से, कि क्या डेवलप किया है कन्वेंशनल में ज्यादातर ये यूज होती थी अब तक। अब क्या नया यूज हुआ है, तो एक है बायोमास और एक है विंड एनर्जी। बायोमास मतलब के जो बायोगैस प्लांट जिसको बोलते हैं ना, वो चीज। और उसका दूसरा जो कॉमन नेम जो है वो है गोबर गैस प्लांट। इसका नाम गोबर गैस प्लांट इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो मेन कंस्टिट्यूट यूज होता है वो काउडंग यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है, सब कचरा यूज होता है, काउडंग जो प्लांट एक्सेट्रा या एनिमल एक्सेट्रा या जो भी जो ऐसे वेस्ट या कचरा पड़ा है वो सबको एक बड़े से टैंक में सड़ने देते हैं और फिर उसमें से आपको मीथेन गैस मिलता है और जो नीचे सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है उसका एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। तो इसलिए मेन इसमें जो गोबर गैस का नाम पड़ने का रीजन क्या है कि इसमें मेन काउडंग यूज होता है। तो ये बायोमास अभी काफी पॉपुलर हो रहा है। आप लोगों को बता दूं कि गुजरात में भी काफी सारे विलेज में इसका प्लांट है और ऑल ओवर अभी वर्ल्ड में भी इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि इसके दो फायदे, एक तो आपका कचरा ये हटा देता है, साफ कर देता है और आपको फ्री में एनर्जी देता है। ओके, तो ये इसका जो है एक्चुअली डोम शेप का ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है और अंडरग्राउंड यहाँ पे एक टैंक होती है जिसमें सारा स्लरी कचरा डाला जाता है। टैंक एकदम एयरटाइट बंद किया जाता है, वो सड़ने देते हैं 15-20 दिन तक। उसके बाद उसमें से ऊपर एक पाइप का नोजल दिया होता है, उसमें से गैस का आउटलेट निकालने देते हैं और उस गैस के आउटलेट के आगे अगर टरबाइन रख के आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। वो गैस जो है वो एज अ कुकिंग गैस भी यूज हो सकता है और उसके बाद गैस निकल जाने के बाद जो नीचे सॉलिड बच जाता है वो एज अ फर्टिलाइजर फार्म में यूज हो सकता है। तो ये काफी बहुत ही इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब विंड एनर्जी की अगर बात करें तो विंड एनर्जी तो आप लोगों ने सुना होगा, तो यूज होता ही था, यूज होता था, पर वो लार्ज स्केल में यूज नहीं होता था कि जिसको हम कन्वेंशनल सोर्स में गिन सके कि वो परंपरागत तरीके से वो यूज नहीं होता था, यूज होता था बहुत ही कम जगह पे। अब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जहां पे ज्यादा विंड ज्यादा स्पीड में ना आए फिर भी वहां से आप सोर्स उसका यूज कर सको विंड का, वैसी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, इसलिए इसका नाम अभी इसमें जुड़ा गया है। विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंडिया में अराउंड अगर फुल्ली एक्सप्लॉइट किया जाए तो 45,000 मेगावाट एनर्जी इसमें से निकल सकती है एज अ विंड एनर्जी। और मेगा मतलब क्या होता है, ये 45,000 के पीछे 10⁶ वाट, ठीक है, मेगावाट का मतलब। तो ये 45,000 इंटू 10⁶ वाट, समझो इसके पीछे भी और 6 जीरो आएंगे, 45,000 के पीछे इतने वाट एनर्जी निकल सकती है। और अगर विंड एनर्जी की बात करें तो आपको आपके बुक में भी दिया और फैक्ट बताओ तो जो डेनमार्क जो है, डेनमार्क कंट्री, उसे कंट्री ऑफ द विंड्स बोला जाता है क्योंकि वहां पे जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना उसकी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसमें 25% इसी से फुलफिल होती है। आप सोचो कंट्री की टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट 25% सिर्फ विंड एनर्जी से, विंड मिल से फुलफिल हो रही है। दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड सेकेंड, अगर हम एज पर वॉट देखें, जैसे मैंने ये बताया एज पर वॉट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जर्मनी। जर्मनी सबसे ज्यादा विंड एनर्जी में से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कन्वर्ट करता है, सबसे ज्यादा यूज करता है। तो ये थोड़े आपको फैक्ट बताए। इंडिया की तो मैंने बात की थी इंडिया में और एक दो चीज बता दो कि तमिलनाडु में जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा विंड मिल जहाँ पे ज्यादा होता है उसको विंड फार्म बोला जाता है। सबसे बड़ा विंड फार्म वहां पे जहाँ पे 380 मेगावाट प्रोड्यूस होता है एक ही विंड फार्म में से। और जो गुजरात में है ओखा, पोरबंदर, जामनगर, वेरावल, ये सब जगह पे काफी सारे बड़े बड़े विंड फार्म आए हुए हैं। अब हम चलते हैं ऑल्टरनेटिव नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। सोलर एनर्जी सबसे पहला नाम, ठीक है। सोलर एनर्जी हमें पता है सन तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम क्या है, इंडिया इज लकी। क्यों लकी? क्योंकि यहाँ पे साल में ज्यादातर हमें सन एनर्जी, सोलर एनर्जी काफी अमाउंट में मिलती है। आप सोचो, आप हमारे यहाँ की बात करते हैं कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ 10-15 दिन मानसून होता है,
एक महीने जैसा विंटर होता है उतना निकाल दो तो ऑलमोस्ट 10 महीने जितना तो समर जैसा ही होता है अपने यहाँ। तो कितना मतलब सोलर एनर्जी मिलता है, ठीक है। और मैंने तो मेरे घर पे सोलर प्लांट डलवा दिया है। क्यों? क्योंकि मैं यूज करना चाहता हूँ नेचुरल एनर्जी। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि हर एक के पास उतना अमाउंट ना हो, मतलब ये गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दी थी और आप ईएमआई की भी आपके पास फैसिलिटी थी। हम ईएमआई से मोबाइल लेते हैं, हम बाइक लेते, कार लेते, तो हम ईएमआई से सोलर पैनल क्यों ना डलवाए, इतना भी महंगा नहीं होता। मैंने मेरे घर पे डलवाया तो कुछ अराउंड 80-90,000 जितना हुआ खर्चा, जो कि एक बाइक जितना ही होता है। आप बाइक में ईएमआई में लेते हो तो उससे अच्छा एक व्हीकल लेने से पहले ये ले लीजिए। तो ये सोलर एनर्जी जो है उसकी अगर बात करूं मैं इंडिया में, तो ये एक फिगर है हमारे पास कि 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर इतनी सोलर एनर्जी इंडिया को मिलती है सिर्फ सन से। आप सोच नहीं सकते, इसको लिखते लिखते पागल हो जाओगे, इतनी बड़ी अमाउंट हो गई है, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी की हमने बात की। अब मैं देखना चाहता हूँ आपको पीछे का कितना याद है। यहाँ पे मैंने बात की थी, उसमें क्या मैंने बोला था आप लोग को कि सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा यूज होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? बोलिए बोलिए। हाँ, कोल। चलो ध्यान है, वेरी गुड। अब टाइडल एनर्जी, आप लोग है ना एक ऐसे इमेजिन करके बैठे कि क्लास में बैठे हो तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे हम समझ लेते हैं कि ये हमारा बॉयज का सेक्शन है और ये गर्ल्स का सेक्शन है, तो ऐसे करके मैं जब पूछूंगा तो गर्ल्स आंसर देगी और ऐसे पूछूंगा तो बॉयज आंसर देगी। अब एनर्जी फ्रॉम द सी की बात करते हैं तो तीन तरह की एनर्जी मिलती है, एक टाइडल एनर्जी, एक वेव एनर्जी और एक ओशन थर्मल एनर्जी। तीन तरह की एनर्जी, तीन में क्या फर्क है? तो तीनों के की नोट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें मून रिस्पॉन्सिबल है। मून जो है, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ओशन का वाटर है वो थोड़ा बहुत खींच जाता है और फिर वापस गिरता है, तो उसकी वजह से लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आते हैं। ये आपने सुना होगा, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, ठीक है। इसको भरती वट भी बोला जाता है। लो टाइड्स और हाई टाइड्स जहाँ पे जो सी में ज्यादा आते हैं, वो सी में क्या किया जाता है, एक नैरो जो उसका सी बैंड होता है वहां पे एक डैम जैसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वहां पे टरबाइन रख के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे ऐसे होता है। वेव एनर्जी, वेव एनर्जी जनरली ये लो टाइड हाई टाइड की इफेक्ट की वजह से फिर वाटर जब स्टडी होने का ट्राई करता है तब वेव आते हैं, और दूसरा उसमें विंड की वजह से वेव्स आते हैं, ठीक है। तो दोनों फैक्टर की वजह से जो वेव एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी आप जो जहाँ पे ओशन है वहां पे बैंक पे उसके अंदर थोड़ा बहुत आप टरबाइन फिट करके आप क्या जनरेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन के जो ऊपर का लेयर होता है वो तो गर्म होगा ही सन की वजह से। अब सन की वजह से ऊपर का लेयर गर्म हुआ, अब क्या कर सकते हो, आपके सन जो वहां से 20 मीटर बिलो तक आप अगर एक टरबाइन फिट कर देते हो और वहां पे एमोनिया का यूज करते हो वो स्पेसिफिक पोर्शन में, तो वो तुरंत ही वाटर जो है, ये एक तो सरफेस वाटर एक तो हीट हो गया और एमोनिया का यूज करके उसको इजीली स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टीम से टरबाइन घूम के आप क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो ये तीनों चीज हो गई, समझ में आया? अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। चलो, हमने तो इमेजिंग किया था ना वैसे बॉयज और गर्ल्स में से, तो मैं पूछता हूँ बॉयज में से। चलो केशव नहीं, दक्ष नहीं, हाँ धीरज। धीरज कहाँ जाना है? गर्ल्स की तरफ क्यों देख रहा है? अच्छा, गर्ल्स की तरफ नहीं देख रहा है, गर्ल्स को मैसेज कर रहा है। अच्छा, यही यही ये इसी के लिए तो पढ़ने आता है यहाँ पे, हैं? ध्यान दे इधर। चलो देखो, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है उसमें आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, ये आपको जहां से भी मिलती है ना उसको हॉटस्पॉट बोला जाता है। ये वर्ड तो आप ज्यादा यूज करते होगे भी वाईफाई के लिए, तो ये वर्ड आप याद रखना, एक तो इसको जहां से भी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। और जियोथर्मल एनर्जी जहां से मिलते हैं तो जैसे वहां से फिर पानी भी गर्म निकलता है ना, तो उसको गीजर्स बोला जाता है। देखो, दो चीजें जहां से हॉट स्टीम सिर्फ निकलती है, सिर्फ क्या गर्म हवा निकलती है, वो हॉटस्पॉट। और जियोथर्मल एनर्जी जहां से वो गर्म जो हवा निकलती है और वहां पे कोई वाटर रिजर्व है और वहां पे गर्म पानी भी मिल रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, गीजर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक गीजर का एग्जांपल दूं मैं, कहाँ पे है, गुजरात में तुलसी श्याम कुंड करके है जहाँ जूनागढ़ में, तो वो एक है इसका एग्जाम्पल। और न्यूजीलैंड में इसके और यूएसए में इसके काफी सारे एग्जाम्पल वहां पे पाए जाते हैं और वो लोग वहाँ इसमें से काफी एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। वर्ल्ड इज राइट नाउ ऑन द फीट ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा यूज करना चाहते हैं वर्ल्ड, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है और जिस कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होती है
उसका डोमिनेंस थोड़ा वर्ल्ड पे ज़्यादा रहता है। हम जानते हैं जैसे सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था यूएसए और रशिया ने, और उनका डोमिनेंस आज तक है वर्ल्ड में। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें दो टाइप होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से डिफरेंस करके रखा है आपको समझाने के लिए। देखो फ्यूजन में क्या होगा, हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा, एक में से दो हो गए, और फ्यूजन में क्या होगा, दो में से एक। मतलब कि एक हैवी एलिमेंट या हैवी एलिमेंट के एटम में से दो एटम स्प्लिट हो गए और दो लाइट एटम में से एक हैवी बनेगा, तो वो फ्यूजन। ये होता है कहाँ पे, सन पे, नेचुरली होता है कहाँ पे, सन पे। जो सन पे इतनी सारी हमें एनर्जी मिल रही है ना, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसमें दो हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के दो एटम से क्या बन के आता है, हीलियम, ठीक है। और ये जो है इसमें जनरली यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये दो ज्यादा यूज होते हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, या फिर जो एटॉमिक बॉम्ब आप बोल सकते हो, वो ये चेन रिएक्शन करता है, एक में से स्प्लिट होता रहता है, ठीक है। जबकि ये चेन रिएक्शन नहीं करता, ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ये इजीली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको 4 मिलियन टेम्परेचर, 4 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर लाने के बाद आप आर्टिफिशियली दो हाइड्रोजन को उसमें कर पाओगे। सन पे तो हो रहा है नेचुरली, वहां पे इतना टेम्परेचर है, पर अगर हमें अर्थ पे करना है तो ये काफी, मतलब लैब में इसको एक्सपेरिमेंट करना काफी टफ है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन का मैंने ऑलमोस्ट एग्जांपल, इसमें और भी चीजें हैं पर इतनी आपको डिटेल में अभी जरूरत नहीं है। और ये दोनों चीज के एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज होता है, फॉर्मूला द ग्रेट आइंस्टाइन जी ने दिया हुआ, इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर। तो ये जब आप हमेशा सुनते थे कहाँ यूज होता है, तब तो पता चला आपको कि न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होता है, ओके। अब एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये जब सब चीजें हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पॉल्यूशन। उसमें भी कौन से टाइप का पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो एयर पॉल्यूशन, राइट। अब एयर पॉल्यूशन जो होता है उसके पीछे सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल कौन से दो होते हैं, बोलो फटाफट। यस, दो कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये दो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इसका अगर हमें उपाय लाना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना कभी ना कभी। तो अगर इसके लिए हम क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो स्टेप्स टू प्रिवेंट इट में हम ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हो सके तब तक एलपीजी सीएनजी वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, नेचुरल गैस वाली, ठीक है, जिसमें से पॉल्यूशन नहीं होता। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सिटी में ही ज़्यादातर अभी जो ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें जैसे रिक्शा है या बस है, वो किससे, सीएनजी से चलती है, ठीक है। फिर हम हो सके तब तक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब का ज़्यादा यूज़ करें। इसके लिए क्या यूज़ करना है, तो सोलर पैनल तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है ही, पर सोलर कुकर और ऐसे काफ़ी सारे डिवाइस है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो इसके वो सारी चीज़ें तो बुक में दी हुई है, वो सब आप जानते हो, मैंने नहीं बताई है। अब मैं ऐसा बताऊंगा बच्चों की तरह, सोलर एनर्जी कब यूज़ नहीं हो सकती, तो जब क्लाउडी डेज होते हैं या नाइट होती है तब हम यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें क्या नया बोला मैंने, तो ऐसी कोई बातें मैंने नहीं की जो आपको पता है, मैंने वही बातें बताई है जो आपको नहीं पता है। तो इसलिए हम, मैंने यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं बताई, मैं अब यहाँ बता रहा हूँ सॉल्यूशन की बात, तो इसमें ये चीज़ों का ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अवॉइड जो प्राइवेट व्हीकल्स, अवॉइड करना मतलब कि हो सके तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए जब कोरोना खत्म हो जाए, फिर हाँ, अभी नहीं, नहीं तो अभी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाना मुझे कोरोना हो गया। तो प्राइवेट व्हीकल हम यूज़ करके अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि एक ही देखो, एक बस जा रही, उसका जितना फ्यूल अगर उसमें यूज़ होगा, उस उतने फ्यूल में कितने सारे लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। और अगर एक प्राइवेट व्हीकल, एक गाड़ी लेके जाओगे तो उसमें कितने जा पाएंगे, दो या मैक्सिमम चार। तो इसीलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। इस पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, आपके घर के आसपास ही दुकान तो होती है सबके घर के आसपास, तो अगर आपको कुछ लाने के लिए भेजते हैं तो आप क्या डिमांड करते हो, चाबी, एक्टिवा, बाइक, क्या उस बहाने आप क्या लगाते हो, चक्कर लगा के। पर जब पास में दुकान है, क्यों ना चल के जाओ, एक्सरसाइज भी होगी और फ्यूल भी बचेगा। और जो अगर जो रूम में आपको ज़रूरत नहीं है
वहां पे आपको क्या करना है, स्विच ऑफ। ठीक है, ये भी है हैबिट एक आपको इम्प्रूव करनी है आपके अंदर। ज्यादातर बच्चों को आदत नहीं होती, वो कहीं अपने रूम से बाहर चले जाते तो फैन, स्विच, जो लाइट है, एसी है, ये सारी चीजें ऑन रह जाती है, तो आपको उसको ऑफ करना है। तो ये सारी चीजें अगर हम हमारे में ये हैबिट इम्प्रूव करेंगे तो एक पहल होगी, और वो पहल से क्या होगा कि जो एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे, जो प्रॉब्लम हो रहे, वो धीरे 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 कम हो गए। एक साथ तो पूरा नहीं हो सकता खत्म, पर कभी ना कभी खत्म होगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि हम जीतेंगे, और हम तभी जीतेंगे जब हम सही तरीके से ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और जल्द ही आपको मिलेंगे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप